हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में 1991 में जब बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो कैसे उस टाइम की हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब हम बोल रहे हैं तो इसके अंदर किए जाने वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे कि 1991 में क्या चेंजेस आए थे। तो उस आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले के जो चैप्टर आपने पढ़े थे तो उसमें पढ़ा होगा कि बार बार लिखा आ रहा होगा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990, है ना, 1950 से 1990 तक बार बार यही डेट क्यों मेंशन हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपको पता आजादी कब मिली थी? 1947 में, करेक्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते और प्लानिंग करते करते कब तक कितना टाइम आ गया? 3 साल बीत गए और आ गया 1950। लेकिन 1950 से लेके 1990 तक के लिए ही पॉलिसी बनाई गई थी क्या? जो इनवर्ट ट्रेड लुकिंग पॉलिसी थी कि हम फॉरेन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा इंडिया में नहीं आने देंगे। तो क्या ये केवल 90 तक बनाया गया? नहीं, ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए बनाया गया था। बट 1990 तक आते, 1990 तक आते हमारे देश को, भारत को ये रियलाइज हो गया था कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेकार है। तो इसके बाद हमने जो प्लानिंग की थी वो यहां पे आके स्टॉप कर दी और एक नई प्लानिंग चालू करी। कब से? 1991 से। इसलिए 1950 से 1990 के पीरियड को अलग पीरियड बोला जाता है और उसके बाद 1991 के बाद के पीरियड को अलग पीरियड बोला जाता है। हो सकता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 2030 में कोई मेजर चेंजेस आ जाए इकोनॉमी में, 2030 में कोई मेजर चेंजेस आ जाए, तो फिर ये फ्यूचर में अगर बुक बनेगी तो उसमें रिकॉर्ड होगा पहली पॉलिसी चली जो 1950 से 90 तक चली और जो दूसरी चली वो 1991 से लेकर 2030 तक चली। बट होपफुली मेरे हिसाब से ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये जो पॉलिसी है वो सो ऑन अभी तक चलती आ रही है 1991 में। अब 1991 में पॉलिसी बनी थी, क्या पॉलिसी बनी थी? तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1991 में, 1991 में ऐसा हुआ क्या था बेटा। तो 1991 में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आई थी वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो आज का टॉपिक है बेटा, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देखिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे घर की हालत सही नहीं चल रही है और हम चाहते हैं हमारे घर की इनकम बढ़े, तो हम कुछ ना कुछ जॉब चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ काम करने का तरीका चेंज करते हैं। जहां हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादातर उन्हें रोकते हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये घर में चेंज कर रहे हैं, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म्स कर रहे हैं अपने घर के अंदर। ऐसे ही जब कोई देश अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कुछ चेंजेस करता है अपने देश के अंदर, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस रिफॉर्म्स करने के बाद वो देश ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसकी जीडीपी है वो बहुत तेजी से क्या होगी? ग्रोथ होगी। इस इकोनॉमिक चेंज के बाद वो देश ये मान के चलता है कि उसकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी, उसके देश के लोगों को इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये तो मैंने बता दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में चेंज आना, है ना। अब एक्चुअल में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या होती है, चलिए स्क्रीन पे देखिए, आपको नजर आएगा। तो देखिए, आपको स्क्रीन, मैं यहां पे बोल रहा हूं, आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन नजर आएगी। यहां पर डेफिनेशन क्या है, देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू ऑल दोस मेजर्स which aim to rendering the economic more efficient, क्या बोला है? more efficient, competitive and developed। अपनी इकोनॉमी को ऐसे सर्विस देना, इस तरह से रेंडर करना कि इसके अंदर 3 क्वालिटी निकल नजर आए। ठीक है, ये मेरी वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है, आपकी बुक में अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट कोई भी फॉलो करेंगे तो समझ आएगा, सेम चीज रहेगी। तो इकोनॉमी का एफिशिएंट होना, कॉम्पिटिटिव होना और डेवलप होना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाता है। समझ आ गया? चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन डन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड थिंग आ रही है कि हमें इंडियन इकोनॉमी में 1991 में रिफॉर्म्स करने पड़े। हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी में 1991 के अंदर रिफॉर्म्स करने पड़े। बात आ रही है क्यों, ऐसा क्या हुआ था? क्या आप पैदा हो गए थे 1991 में?
वैसे पैदा होने की बात है तो मैं भी नहीं हुआ था भाई, मैं भी 1993 में पैदा हुआ था, बट आप में से कई सारे लोग होंगे जो बहुत लेट लतीफ है, जो बाद में पैदा होंगे। तो ऐसा क्या हुआ हमारे पैदा होने से पहले कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा चेंज आ गया? तो वही मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए। नीड ऑफ एनईपी या नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कॉजेस क्या थे बेटा? तो सबसे पहले कॉजेस की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉजेस आ रहा है बेटा हाई फिस्कल डेफिसिट, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए होता क्या है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। हर घर की एक इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है। आप मुझे बताओ हमारे घर में जो इनकम आती है उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, हमारे घर की इनकम? सभी लोग बोलेंगे हमारे घर की इनकम ज्यादा होनी चाहिए और खर्चे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। सेम लाइक अब जब हम घर से ऊपर निकल के आते हैं और देश की बात करते हैं तो देश में इनकम ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर? सब कहेंगे इनकम ज्यादा होनी चाहिए। बट बेटा मैं बताना चाहूंगा कि 1950 से 1990 का पीरियड आते 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 आप देख रहे होंगे लगभग कितने साल का पीरियड है ये, 40 साल का पीरियड है। 1990 तक आते आते इंडिया की हालत ये हो गई कि उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के बेटा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए और उसकी इनकम क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। तो जो इसका डिफरेंस है, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो अगर मान लो मेरे इनकम है 100 रुपए और मेरे खर्चे हो रहे 120 रुपए, तो मैं कहूंगा भैया 20 रुपए का मुझे डेफिसिट हो रहा है, 20 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है। तो ऐसे इंडिया का करोड़ों में फिस्कल डेफिसिट हो रहा था। एक डाटा देना चाहूंगा आपको मैं, क्या बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू से ज्यादा जितने एक्सपेंडिचर होंगे उसे फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। डाटा क्या है, क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो बेटा डाटा देना कंपलसरी है। क्या है, पढ़ो। Fiscal deficit was estimated to be 5.4% of GDP in 81 to 82। क्या बोल रहा है, हमारा 81 और 82 के जो जीडीपी था उसका लगभग 5.4% का में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ठीक है, और यही बेटा जीडीपी का 5.4%, लेकिन यही चीज बढ़कर 1991 में बेटा 90 या 91 कह सकते हो, ये बढ़कर टोटल जीडीपी के हमारे लगभग कितना हो गया, 8.4% हो गया। मतलब देख रहे हो, जो पहले हमारा लॉस कम था वो लॉस बढ़ के आगे हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि फिस्कल डेफिसिट हमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ा। चलिए आप समझ लेते हैं हम यहां पर हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसका मतलब भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दो बीओपी क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में बेटा क्या बोलेंगे, बीओपी। तो बीओपी क्या होता है बेटा, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है। आपको पता हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। आपके हिसाब से कौन सा देश अच्छा, जिसके इंपोर्ट ज्यादा या एक्सपोर्ट ज्यादा? आप कहेंगे जिनके एक्सपोर्ट ज्यादा। बट उस वक्त क्या हो रहा था बेटा, हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। अब आपके हिसाब से ये वाली कंडीशन अच्छी है या बेकार है? हमारे लिए तो ये कंडीशन बेकार है। क्यों? क्योंकि हम विदेशों से माल ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है, मतलब हमें विदेशों से इनकम कम आएगी और जाएगी ज्यादा। तो ये भी बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी कब, 1991 में। डाटा समझो क्या बोल रहा है। पहले तो डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ कंट्री ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अलावा जितने भी जो देश हैं उसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है 80-81 में जो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी लेन देन हो रहे थे उसका सीएडी बोले तो क्या होता है बेटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। सीएडी का मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट। डिटेल में आप बाद में समझेंगे, इतना समझ लीजिए जितना रिकॉर्ड होता है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, करंट अकाउंट में। तो अगर वो लॉस में आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलेंगे, सीएडी। वो सीएडी जो लॉस था वो लगभग कितना था हमारा, 81-82 में लगभग 2214 करोड़, 2214 करोड़। हो सकता है किसी को कम लग रहा हो, लेकिन यही लॉस हमारा 91 में बढ़कर लगभग कितना हो गया बेटा, 1990 में
1990 से 91 के बीच ये बढ़कर हो गया 17,367 करोड़, लगभग 17,367 करोड़। आप देख रहे हो, पहले हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था वो केवल इतना था, नॉमिनल 2,000 करोड़ लॉस में थे हम, लेकिन 2,000 करोड़ में थी। लेकिन ठीक देखो कितने सालों का अंतर है। ये कब का डाटा है? ये 1880 और 81 का डाटा है, या 81-82 बोल सकते हो आप। तो ठीक आप देखो तो 10 साल के अंदर में हमारे 2,000 से 70,000 हो गए, मतलब 8 दूनी 2, लगभग 8 टाइम्स, हमारे 8 टाइम्स लगभग लॉस बढ़ गए। तो ये भी एक दिक्कत थी, इसलिए हमें लगा कि हमारे को अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करना चाहिए। उसके बाद आप सभी को बता दूं, हर कंट्री के पास क्या होता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो विदेशों से वो कमाता है। और आपको पता हमारी कंट्री पूरी तरह से डिपेंड तो नहीं है अपने पास, इवन हम ऑयल, जो कच्चा तेल है वो भी विदेशों से खरीदते हैं। तो जब हम विदेशों से ऑयल खरीदते हैं ना, तो ऑयल के बदले हमें बेटा पैसे नहीं देने पड़ते, हमें देने पड़ते हैं डॉलर। तो डॉलर होने तो चाहिए। आपको बताऊंगा इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन बेटा इतनी बेकार आ गई थी, इतनी बेकार आ गई थी कि इंडिया के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने 10 दिन की पेमेंट कर सके फॉरेन से आने वाले सामान की, 10 डेज की। किसी को लग रहा हो एक किसी घर की बात हो रही है, एक ही उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे 10 दिन के, नहीं, ये पूरे इंडिया की बात हो रही है। जो आप देखते हैं ना, ये इंडिया, इस इंडिया की बात हो रही थी कि इसके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि ये 10 दिन का माल बाहर से इंपोर्ट कर ले। ये ऐसी कंडीशन आ गई थी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे, जिस वजह से हमें क्या अपनाना पड़ा? एलपीजी को अपनाना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट था बेटा थर्ड। चलिए अब समझ लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 बेटा। 4 क्या है? देखो बोल रहा है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या होता है? जनरली आपने सुना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस बढ़ना। और एट दैट टाइम बता दूं 1991 के टाइम पे ना तो प्राइवेट कंपनियां थी इंडिया में, ना ही फॉरेनर कंपनी थी इंडिया में। जो प्रोडक्शन करने वाले थे वो केवल और केवल कौन थे? हमारे प्रोडक्शन करने वाले पीएसयू थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था। तो आप उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा उस टाइम पे जो डिमांड थी वो बहुत ही ज्यादा थी, बट एट कंपेयर डिमांड के मैं बताऊं सप्लाई बहुत ही कम थी। और इवन साथ में ये और बता दूं कि उस टाइम, उससे 3 साल पहले तक तो अच्छा मानसून होता रहा, बारिश अच्छी होती रही, प्रोडक्शन अच्छा होता रहा। लेकिन 1991 के टाइम पे बोल रहा है ना, जब मुसीबतें आती है सारी एक साथ आती है, 1991 के टाइम पे हमारा मानसून खराब हो गया, जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी घट गई, और प्रोडक्शन घटने से चीजों के जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो हमारे देश की जनता को प्राइस बढ़ने का बोले तो इन्फ्लेशन का भी सामना करना पड़ा। देखिए जरा पॉइंट क्या बोल रहा है। Inflation is the situation of rising price in the economy. 1991 से पहले डिस्पाइट अ गुड मानसून फॉर 3 consecutive years, 3 साल तक अच्छा मानसून था, लेकिन आफ्टर दैट देयर वाज अ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री। उसके बाद क्या हुआ? मानसून बेकार हुआ, जिसकी वजह से प्राइस क्या होने लगे? हाइक होने लगे। प्राइस हाइक होने की वजह से क्या हुआ? द इन्फ्लेशन वाज ट्रिगर्ड बाय द रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ते गए, फ्रॉम बैड टू वर्स। कंडीशन कैसे हो गई? बैड से बहुत ही बेकार हो गई, वर्स जिसे बोला गया। द नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज फर्दर स्टैग्नेंट, नॉर्मली बोल रहा है। इस वजह से हमारे को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बेटा जरूरत पड़ी। तो आप देख रहे होंगे हमने 3 के बाद चौथा पॉइंट ही पढ़ लिया। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि हमें हाई फिस्कल डेफिसिट को फेस करना पड़ रहा था। दूसरा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की अनफेवरेबल कंडीशन को देखा। तीसरा पॉइंट हमने देखा यहां पर कि हमें फेस करना पड़ रहा था किसको? हमें यहां पर फेस करना पड़ रहा था, ये पॉइंट जो था फॉरेन एक्सचेंज की कमी को। एंड लास्ट पॉइंट अभी हमने इसमें पढ़ा जो था हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और लास्ट एक पॉइंट इसमें अंदर दिया हुआ बेटा, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पीएसयू क्या होते हैं? पीएसयू होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैंने बताया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 1990 से पहले ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट के बजाय सारी की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के अंडर चलती थी। प्राइवेट कंपनियां होंगी भी तो नाम मात्र ही कुछ, है ना। तो जो सारी कंपनियां थी वो काम तो कर रही थी, बट उनके अंदर एफिशिएंट नहीं था। इवन आज के टाइम पे अगर आप चले जाएंगे, पोस्ट ऑफिस देखेंगे या जितने भी सरकारी कंपनियां देंगे, वहां पे काम बहुत ही उदासीन तरीके से होता है, कि कह लो बहुत ही लेजीनेस के तरीके से होता है। बट
उस टाइम पे और ज़्यादा था ये 1990 से पहले, क्योंकि वहाँ का उनका कोई कंपटीशन तो था नहीं, ठीक है। तो उनका प्रोडक्शन कम था, एफिशिएंटली कम थी, करप्शन ज़्यादा था, जिस वजह से इंडिया को क्या फेस करना पड़ रहा था, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। अब इन 5 कारणों की वजह से हमें इंडिया के अंदर ऐसा एहसास हुआ कि इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, इंडिया को लोन की जरूरत है। अब इंडिया की गवर्नमेंट पहुंची वर्ल्ड बैंक के सामने, जी वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे दो, हमें पैसे की जरूरत है, कुछ ग्रोथ करनी है देश की बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा देख लोन तो तुझे देंगे, लेकिन तेरे को 3 बातें माननी पड़ेंगी हमारी। कह रहा है 3 बातें, वो क्या? कह रहा सबसे पहले तो तू जो अपने देश में बाहर की कंपनियों को नहीं आने देता उसको आने दे, जिसे बोला गया लिबरलाइजेशन कर। अच्छा, दूसरा बोला गया आप सारा का सारा गवर्नमेंट सेक्टर चला रहे हो, ये नहीं चलेगा, प्राइवेटाइजेशन करो अपने देश में। और तीसरा सब देशों के साथ मिलकर काम करो, ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम के जो वर्ल्ड बैंक था और IMF था, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को हमें मानना पड़ा। और उस टाइम के नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको पता होना चाहिए वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। तो उन्होंने सारी टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करते हुए माना, और इंडिया के अंदर क्या लेके आ गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और जिसको बोला गया 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा मेजर चेंजेस के बाद इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। लेकिन इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद भी बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद भी हमें यह समझना है अब इस चैप्टर में कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट कौन से। तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये है। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले, फर्दर जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है, जरा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इंडिया में से आपको कौन सा लगता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कारण बना? पहला, द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, एक। दूसरा, इन्फ्लेशनरी रिफॉर्म्स थे, या कह लीजिए इन्फ्लेशनरी स्पाइरल था उसकी वजह से। दूसरा, टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। आपको क्या लगता है हमने इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किए? जो भी लगता है फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना, ताकि मुझे पता पड़ सके आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है बेटा? एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है। The Indian government was forced to approach the International Bank for Reconstruction and Development। ध्यान रखना, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक सुना होगा शायद, वर्ल्ड बैंक। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड बैंक कौन सा है, वर्ल्ड बैंक कौन सा है, तो जी आपको नहीं पता होगा तो बता दूं, वर्ल्ड बैंक का नाम है पूरा IBRD। IBRD, अभी IBRD का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? जैसे नॉर्मली ज्यादा लोग पॉपुलर किस नाम से करते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से पॉपुलर करते हैं। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिस शॉर्ट में बोलते हैं IMF, इन दोनों ने इंडिया को फाइनेंशियली असिस्ट किया, हेल्प किया। These institution provide लगभग $7 बिलियन का लोन दिया एट दैट टाइम पर, जब इंडिया बहुत ज्यादा क्राइसिस को फेस कर रहा था। आगे क्या बोल रहा है? इन रिटर्न दिस एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। लेकिन इस लोन देने के बदले कितना लोन दिया? लगभग $7 बिलियन का, $7 बिलियन का लोन दिया। और इस डॉलर के बदले उन्होंने क्या कहा कि इंडिया जी आप हमें एक काम करके दीजिए, सबसे पहले तो अपने जितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं प्राइवेट सेक्टर पे, फॉरेन सेक्टर पे, वो सारी हटाओ, लिबरलाइज करो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें करने को बोला, और फाइनली हमें ये चीज माननी भी पड़ी, और इंडिया के अंदर तब जाके क्या आई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। अब ये समझ आ गया, चलिए इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या किया गया था, मेजर चेंजेस क्या क्या हुए थे, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बेटा समझना, इसके अंदर 3 मेजर चेंज हुए थे। सबसे पहला जो हुआ था वो होता लिबरलाइजेशन, L, P और G। अब मैं अगर आपसे पूछूं LPG का मतलब क्या होता है, कई सारे बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो बेटा आपने 10th में पढ़ा था वो आपने बता दिया। बट नहीं बेटा, यहां पर जो LPG का मतलब है वो क्या है? वो है मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो
इसको हम डिटेल में आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता क्या है। अभी ये समझ लेना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर NEP के अंदर 3 चीजें की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन डिटेल में क्या था ये वो देखना पड़ेगा आपको आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज के पार्ट में मैंने आपको 3 मेजर कॉन्सेप्ट समझा दिए, क्या कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं बेटा, दूसरी चीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाने के कारण क्या थे, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कितनी हेल्प की थी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, L है, P है और G है, ठीक है। आने वाले पार्ट में हम देखेंगे लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हुआ। वेल, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज अब आ गया टाइम फीस देने का, तो फटाफट लाइक का बटन दबा के आज की फीस भर दो, ठीक है। क्यों फीस भरोगे बोले तो लाइक दबाओगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा। दूसरा, आप एक काम मेरा आपसे बनता है, काम क्या है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं अपना पसीना बहा रहा हूं, तो भाई बस एक मेहनत ये है, इस वाली वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दो जिन्होंने अब तक यूट्यूब पे मेरे को नहीं देखा है, ठीक है। वो भी जान जाएंगे यार रवि सर कौन है, और आपका भी एक बार शुक्रिया करेंगे, और तूने कितने अच्छे टीचर की वीडियो दी थी, है ना। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को उसके साथ शेयर भी कर दो। और रही बात, अगर आपका कोई डाउट रह गया है मेरे भाई कि इस टॉपिक में ये डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है, तो आराम से फ्रीली इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट कर दो। बाकी मेरे से कांटेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियो एंड असाइनमेंट के लिंक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।